सो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं टर्म 1 मॉडल स्टेट का सॉल्यूशन। जो आपका लास्ट ईयर का मॉडल पेपर था उसका हम कर रहे सॉल्यूशन, और ये हमारा है आज का चैप्टर नंबर 4 और हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो जल्दी से अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और अपना क्वेश्चन का आंसर दे जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना भी करेक्ट आंसर दे जाइए। वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर बताएं कि आपको वीडियो का क्वालिटी कैसा है या फिर वीडियो की कंटेंट कैसा है, क्या आपको बात समझ आ रही है, क्या आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। इसको भी आप कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में लिखेंगे तभी हमें से आपको सपोर्ट मिलता है। हमें स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन लिख रहा है मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट का उल्लेख करें, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा एसआई यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ऑप्शन है गॉस, टेस्ला, वेबर या नन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट ऑप्शन आप हमें लिख के बताओ। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे यूनिट होते हैं, है ना। इसके यूनिट बहुत सारे हैं। तो अगर बात करोगे यूनिट की, तो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे यूनिट है। एक होता है हमारे पास गॉस, गॉस भी यूनिट है, ठीक है। टेस्ला भी यूनिट है, क्या कहते हैं, टेस्ला भी यूनिट है। और कौन यूनिट है, वेबर भी इसका यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट तो सभी है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एसआई यूनिट कौन है। तो इसमें जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। टेस्ला को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। बात याद आएगा, एसआई यूनिट क्या होगा, किसका यूनिट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पे जो बात करता है वेबर, वेबर नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यह ध्यान रखना, गलती मत करना, वेबर नहीं होता, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है किसका, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। गॉस, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा था एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिख रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें से कौन सा एक यूनिट है जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है। अभी मैंने बताया था टेस्ला था, गॉस भी था और वेबर पर मीटर स्क्वायर था। कौन नहीं होगा, तो ऑरस्टेड इसका एसआई यूनिट, यानी इसका यूनिट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ऑरस्टेड नहीं होता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया था नॉट यूनिट, यानी इकाई नहीं है, पूछा गया था। बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जल्दी से अपने चैप्टर रिवीजन किया है, सारे फॉर्मूला अगर लिख के रखें एक जगह तो रिवीजन जल्दी से अपना नोटबुक खोल लो, ताकि आपको फॉर्मूला अगर नहीं आता तो फॉर्मूला देखकर आपसे सॉल्व कर सको। लिख रहा है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। कह रहा है एक मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, समझो मेरे पास एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा, क्रॉस, क्रॉस मतलब इनटू द पेपर, ठीक है। ये क्या मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कह रहा है इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ई है, इसकी वेलोसिटी वी है, अगर ये इंटर करता है तो कह रहा है इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, लीनियर होगा या स्पाइरल होगा। तो याद रखना, जब भी कोई पाथ ऐसे इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का अपना पाथ हो जाता है, वो हो जाता है सर्कुलर। कैसे, वो घूम जाएगा ऐसे नीचे, है ना, वो क्या करेगा, वैसे घूमना शुरू कर जाएगा, ठीक है। बात आता है, तो जब भी वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो क्या करेगा, उसका वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर जाएगा। उस सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस भी होगा। तो याद रखना, जब भी परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तभी क्या होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, वृत्तीय होता है। याद रहा, याद रहेगा कैसा होता है, वृत्तीय होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तब, अगर परपेंडिकुलर नहीं है उसमें उसका शेप होता है वो स्पाइरल होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए सर्कुलर कब होगा, व्हेन, कौन परपेंडिकुलर होगा, जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तब पाथ कैसा होता है, तब इसका पाथ होता है सर्कुलर, ठीक है। और जब नहीं होगा तब, जब परपेंडिकुलर नहीं होगा, कुछ भी एंगल थीटा होगा, जब थीटा एंगल होगा उसमें क्या बनता है उसका पाथ होता है स्पाइरल, जिसको हम सर्किल बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 4। लिख रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, एम्पीयर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला सही है। लास्ट का क्वेश्चन है, इस बार भी मॉडल सेट में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जितना मॉडल सेट का मैंने सॉल्यूशन कराया है सबको एक बार देख लो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबका देख सकते हो। तो कह रहा है एम्पीयर सर्किट लॉ कौन सही है। तो मैंने बताया था एम्पीयर सर्किट लॉ को हम कैसे प्रूव कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू क्या होती थी, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, मतलब उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होती है, यानी ये होता था हमारा एम्पीयर सर्किट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन। अब देखिए बताओ यहाँ पर कौन सा इक्वेशन आपको दिखने को मिलता है, वो इक्वेशन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। जहाँ पर आई क्या है, आई आपका करंट इनक्लोज्ड है, मतलब लूप के अंदर जितना करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू को हम आई बोलते हैं, या फिर उसको हम आई इनक्लोज्ड बोलते हैं। क्वेश्चन 5 में लिख रहा है टू पैरेलल
कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक कैसे होंगे, है ना। यानी दो पैरेलल करंट कंडक्टर्स हैं जो कि करंट कैरी कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो याद रखना, जब भी समांतर और एक ही दिशा में जब भी धारा प्रवाहित होती है, यानी दो पैरेलल कंडक्टर्स में अगर करंट फ्लो होता है सेम डायरेक्शन में, तब उनके बीच फोर्स कैसा लगता है, जल्दी से बताओ कमेंट में, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ये होता है हमारा, मैंने बताया था, जब करंट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, एक में I1 एक में I2। इस कंडीशन में क्या होता था, इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता था वो एक दूसरे को लगता था, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, याद रहेगा। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो धीरे धीरे अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उल्टा क्या होगा, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो, यानी एक ऊपर जा रहा है I1 और दूसरा करंट है पैरेलल है लेकिन करंट फ्लो हो रहा है नीचे I2, तब इस केस में क्या होता था, तब इस केस में क्या होता था कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते थे, और फोर्स कैसा होता था, ये फोर्स होता था रिपल्सिव फोर्स। याद रखना, दोनों फोर्स के लिए इक्वल होती है। कौन सा दोनों फोर्स, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये F, तो ये भी F से अट्रैक्ट करेगा, अगर रिपेल कर रहा है तो भी दोनों सेम फोर्स से, यानी दोनों का फोर्स का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्स। हमसे पूछा था सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात समझ आ रही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है ए चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B such that velocity is perpendicular to B, then force acting on the charge is, है ना। मतलब कह रहा है एक चार्ज है जो जिसपे चार्ज Q है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है विथ वेलोसिटी V, तो बता रहा है उस पर फोर्स कितना लगता है। अगर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के लंबवत है, यानी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी कैसा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो अगर सिंपली अगर फॉर्मूला पढ़ो तो फॉर्मूला में बताया था F की वैल्यू होती है वेक्टर फॉर्म में Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी याद होना चाहिए आपको। इसको मैं बताया था, अगर इसका लिखना है मुझे ओनली मैग्नीट्यूड, तो हमें देते हैं QVB साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, यहाँ पर थीटा गिवन कितना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू V इंटू B। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारी मैक्सिमम फोर्स होती है। मैक्सिमम फोर्स क्या हो सकता है, वो QVB होता है। वो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी इफ मैक्सिमम होगा, है ना, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, ना, QVB। बात समझा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लिख रहा है एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर व्हिच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ना, तो बताओ उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर मान लो कोई, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ कि मान लो अगर यहाँ पर एक लूप है ऐसा करंट, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो अगर एंगल बन रहा है थीटा, और इसकी रेडियस अगर आर है, और करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, है ना। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है ये भी समझ लेना, सिर्फ इस आर्क में, ये जो मैंने येलो से बनाया है करंट इसी में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका रेडियस आर है, एंगल थीटा है। तब इसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मतलब कि ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला रखना, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू थीटा बाई 2 पाई। थोड़ा सा एक मिनट, म्यू नॉट आई है ना, मिस हो गया हमारा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, है ना। ये फॉर्मूला होता है इसके सेंटर पे ओ पे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, यानी इस ओ पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस लूप के कारण, इस स्मॉल आर्क के कारण, इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। याद रहेगा।
अच्छा, हमसे पूछा गया है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यानी ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, याद रखना ये जो पाथ इसका स्ट्रेट पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, करंट ऊपर गया होगा फिर स्ट्रेट चला गया। अब देखो ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट देखोगे तो लाई कर रहा है इसके सेम पॉइंट, यानी जस्ट वायर के सेम डायरेक्शन में। तो इस तो यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा स्ट्रेट वायर के चलते ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, क्योंकि इसके स्ट्रेट सेम पाथ पे आ गया है ना। इस वायर के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं है, जस्ट उसके सामने वाले पाथ पर आ गया है पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन दो पॉइंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, इस वाले पार्ट के चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा इस आर के कारण आएगा, और इस आर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया था म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा। अब बताओ थीटा कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो थीटा आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है पूरा वो है पाई का, है ना। 180 बन रहा है, 180 क्या लिखते हो पाई के टर्म में, पाई। थीटा का हो जाएगा यहाँ पर 180 मतलब पाई बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। ठीक है, अब रख के सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, याद रखना म्यू नॉट की वैल्यू। करंट हमसे आई दिया होता 10 एम्पियर डिवाइड बाई 4 इंटू आर। रेडियस कितना दिया था, रेडियस हमें गिवन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, सब याद रखना इस यूनिट में। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू को सॉल्व करना, डेसिमल हटाओगे यहाँ तो ऊपर 10 आ जाएगा। 2 से ये 5 टाइम्स में होगा, और वैल्यू आएगी आपकी 5 इंटू सॉल्व करने पर 10⁻⁻⁶। कितना आ जाएगा ये टेस्ला, है ना, और एक टर्म रहेगा ऊपर पाई का। 5 पाई वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला, और इसको आप सकते हो 5 पाई 10⁻⁻⁶ को बोलते हैं हम लोग माइक्रो, माइक्रो टेस्ला। कितना आ जाएगा 5 पाई माइक्रो टेस्ला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ लूप। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। फॉर्मूला याद रख लेना, स्टार मार्क बनाते हो, फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 पाई माइक्रो टेस्ला। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बात करते हैं 8, लिखा है एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, तो मैंने बताया था लॉरेंज फोर्स क्या होता है। जनरली हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का नेट फोर्स, यानी अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वहां से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। यानी ये फोर्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा प्लस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखते हैं हम लोग Q इंटू ई। ठीक है, Q इंटू ई लिखते हैं हम लोग फोर्स को, और मैग्नेटिक फील्ड की को हम लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहां से अगर Q को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, E प्लस Q बाहर आ गया तो हो जाएगा V क्रॉस बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान देखना ऑप्शन में आप गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो देखना फॉर्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस बी। अब देखो Q बाहर है ना, या तो आपको सारे एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। देखो यहाँ से करेक्ट एक्सप्रेशन कौन मिल रहा है आपको, तो यहाँ से जो आपको करेक्ट एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। F इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस बी। ठीक है, बात समझ आ गई, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। एक्सप्रेशन याद रखना वेक्टर के फॉर्म में हो गई। मार्क का क्वेश्चन 9 कह रहा है ए प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी कंपेयर द रेडियस ऑफ देयर पाथ व्हेन ए नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। कह रहा है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो कह रहा है उनके रेडियस का रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, कुछ बात है जो मैंने आपको बताता हूँ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी लगेगा। तो प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है। तो जो ड्यूट्रॉन क्या होगा, ड्यूट्रॉन होता है जिसका मास 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है और चार्ज होता है सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा mv बाई क्यूबी। ठीक है, mv क्या होता है हमारा मोमेंटम, यानी p बाई क्यूबी लिखते हैं। कह रहा है यहाँ पर इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, यानी यहां से p की वैल्यू होती है √2km। ठीक, अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो तो हो जाएगा √2km बाई क्यूबी। ठीक है, रेडियस, यानी आर की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सब में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सब, बी भी सब में सेम है, टू भी सेम है, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा √m बाई। ठीक, यहाँ तक बात समझ जाएगी। हम तो पूछा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो क्या लिखोगे, प्रोटॉन का क्या लिखोगे, सिंपल सा मास m है, चार्ज क्यू है, तो √m बाई क्यू। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए मास होता है 2m और चार्ज कितना होता है उस पर, सेम क्यू। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसका मास होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहां तक अब सबको सॉल्व करें तो यहां से क्या क्या सॉल्व हो जाएगा, रूट एम सब में सेम है, क्यू 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 सब में सेम है। पहले में क्या बच जाएगा, ओनली वन, दूसरे में बच जाएगा √2, थर्ड में क्या बच जाएगा, √4/2, है ना, कि हो गया 1 √2 और 4 2 कितना होगा, √4 के लिए 2 होती है, तो ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना बच जाएगा 1। तो रेडियस का रेशियो क्या आ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के रेडियस का रेशियो कितना आ गया, 1:√2:1, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में कभी रेंडमली से क्वेश्चन आए आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की लिखा है साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन का यूज हम कहां पर करते हैं, किस चीज को एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं, तो मैंने कहा था साइक्लोट्रॉन का यूज कहां करते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव आयन, है ना, याद रखना। मैंने क्या कहा था जब आपको पढ़ाया था साइक्लोट्रॉन, तो मैंने बताई थी लिमिटेशन, तो साइक्लोट्रॉन का यूज कहां करते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव आयन के लिए यूज करते हैं, और कहीं पर इसका हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए यूज नहीं करते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए यूज नहीं करते हम साइक्लोट्रॉन में। आता है क्वेश्चन 11, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने यूनिट बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो यहाँ देखो कहाँ पर लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो 3 यूनिट है, तीनों यूनिट याद रखना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नेचर ऑफ पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट आर। मैंने बताया था पैरेलल करंट और एंटी पैरेलल करंट का क्या मतलब होता है, मतलब समांतर धारा और समांतर विपरीत धाराओं की प्रकृति क्या है, मतलब इनका नेचर क्या है। तो समांतर धारा का मतलब है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे तो इसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल करंट। ठीक है, इस केस में क्या था, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो होता है अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण, अट्रैक्ट करता है। और वही जब इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल, जब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, ऑपोजिट, यानी I1 में फ्लो कर रहा है ऊपर और दूसरे वायर में करंट फ्लो कर रहा है I2 नीचे। इस केस में कैसा फोर्स लगता है हमारा, रिपल्सन। ठीक है, तो क्या होगा, पैरेलल करंट में होगा अट्रैक्शन और एंटी पैरेलल करंट में रिपल्सन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, है ना, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करती है एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समांतर धाराएं आकर्षित करती हैं और समांतर विपरीत धाराएं पीछे हटती है, मतलब विकर्षित करती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लिख रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर इज। ठीक है, फॉर्मूला याद है कि अगर मान लो अगर ये सर्कुलर पाथ में अगर करंट फ्लो कर रहा है आई और इसका रेडियस अगर आर है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला था बी नॉट, यानी ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है आर पे, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, यानी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी बी आर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बात समझ आ गई। ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ बार बार, फॉर्मूला सारे चैप्टर का अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उस पर एक एक छोटा न्यूमेरिकल्स भी होना चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल्स वो मैं अपना करा दे रहा हूँ।
क्वेश्चन 14 कह रहा है ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो व्हेन मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने बताया था कि पहले फोकस है एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में से ट्रैवल करता है तो उस पर फोर्स नहीं लगता है, ऐसा कब होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये फोर्स जीरो कब होगा? जब इस साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी इफ एफ इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। और साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा के लिए जीरो कब आती है? कब कब? जब थीटा की वैल्यू जीरो हो या पाई हो। हाँ, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा कुछ ये एंगल हो, यानी जीरो का मतलब होता है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। मतलब अगर मान लो कि हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अगर हमारा वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू जीरो मतलब फोर्स भी जीरो। ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, दैट मींस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्या कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही अगर ट्रैवल कर गया तो कितना लगेगा फोर्स? हमेशा जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा हमारा व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब कितना होता है? जीरो होता है। बाकी हर कुछ भी उसके बाद कुछ भी एंगल बन गया है ना, जीरो और 180 को छोड़ के कुछ भी एंगल बन गया तो उसमें फोर्स लगेगा ही लगेगा। बात करते हैं क्वेश्चन 15 लिख रहा है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विच वेलोसिटी v in a magnetic field b. If velocity of charge particle is doubled and strength of magnetic field is half, the radius becomes। ठीक है, तो कह रहा है हमें सबसे पहले कह रहा है कि पहले एक हमें रेडियस का वैल्यू पता है, हमें पता है रेडियस इक्वल टू क्या होता है? mv बाई क्यूबी। ठीक, कह रहा है अब हमने मतलब हमें कह रहा है नया रेडियस r1, ये कितना होगा कब? जब कह रहा है कि इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की डबल, जब नई वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ पहले का हो जाए, 2v हो जाए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है नई वो कितनी हो जाए? पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाए, तब बताओ नया रेडियस कितना होगा? तो नया रेडियस कितना होगा? चार्ज तो सेम है तो उसका मास भी सेम होगा। वेलोसिटी हो गई v1, चार्ज सेम है, पार्टिकल सेम है तो उसका चार्ज भी सेम होगा, और वेलोसिटी हो गई v1। अब पुट कर लो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? m इंटू वी वन की जगह पुट करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा m इंटू वी वन की जगह पुट कर लोगे 2v और q, और बी वन की जगह पुट कर लोगे b बाई 2। कितना हो जाएगा? 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 4 इंटू एम वी बाई क्यूबी। ठीक, अब एम बी बाई क्यूबी की वैल्यू क्या थी? देखो आर, तो सकते हैं 4 इंटू आर, दैट मीन जो नया रेडियस आर वन होगा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ, यानी वो 4 टाइम्स हो जाएगा कितना? पहले वाले रेडियस का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका भी 4 टाइम्स, मतलब वो 4 गुना बढ़ जाएगा अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दो और मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप कम कर दोगे तो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब आते हैं क्वेश्चन 16, लिखा द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल, है ना। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। तो कह रहे हैं दो वायर है, दो वायर के बीच का फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता था? उसको बोलते थे फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला होता था हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d, है ना। किसके लिए? अगर दो चार्ज में अगर करंट में एक में I1 फ्लो कर रहा है, एक में I2 फ्लो कर रहा है ऊपर, और इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो इनके बीच का फोर्स कितना होता? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई d। ठीक, कह रहा है अब इसमें कि अगर उसके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज डबल, इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दो, मतलब अब डिस्टेंस बढ़ा दो। ये I1 हो गया, ऊपर I2 कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा था, अब हमने डिस्टेंस बढ़ा के कितना कर दिया? 2d। तो बोला अब नया फोर्स कितना होगा? तो लेट नया फोर्स एफ स्मॉल f1 और ये f1 बाई एल, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, और डी की जगह क्या पुट कर देंगे अब हम? 2d। तो यहाँ से 1/2 पहले कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई d। ठीक है, और इसको कह सकते हो 1/2। अच्छा, अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है?
ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, यही तो पूरी वैल्यू थी, और किसकी इक्वल था, स्मॉल एफ के। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 ऑफ एफ। मतलब दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि जो F1 है वो F/2 हो जा रहा है, मतलब हाफ हो जा रहा है। मतलब नया डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स 1/2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर इन 2, यानी फोर्स बिकम्स हाफ। फोर्स कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की आते हैं। लिखा है ए करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर एबव इट। अब इसके पहले क्या करो, मैं आपको बताता हूँ डायग्राम। ठीक है, मान लो ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये आपका वेस्ट का डायरेक्शन हो गया, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कह रहा है एक करंट कैरिंग पावर लाइन कैरिज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है ऐसे करंट। ठीक है, इन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर एबव इट। हम कह रहे हैं इसके 1 मीटर ऊपर, डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर ऊपर। तो कह रहा बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का यहाँ पे, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है कहाँ पर, इसके ऊपर 1 मीटर लिख रहा है एबव इट, है ना, 1 मीटर एबव इट। तो इसको डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, वो थंब रूल भी बताया था, अगर आपने याद होगा तो बता दो थंब रूल से कितना तरह आंसर आना चाहिए, है ना, हमसे ऊपर पूछा गया है। ठीक है, तो कितना रहा है एक बार देख के बताओ, इसके ऊपर में, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, चलो बताता हूँ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा कुछ इधर बनेगा ऐसे। क्या आपका भी वैसा रहा है, क्या नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है ना, क्या नॉर्थ से साउथ की तरफ भी आपका का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इधर आ रही है। ठीक है, थंब को रखो डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, जिधर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, यानी रेड कलर का देखो ये हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, है ना। तो इधर हमारा थंब क्या रखो, इधर फिंगर को अपने थंब को रखना और हाथ को कर्ल करना। हाथ को कर्ल करोगे तो ऊपर देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे टर्न कर रहा है ना। इसको एक बार चाहे खुद से ट्राई करके देखना, है ना, जो रूल पढ़ाया था मैंने उस रूल से अकॉर्डिंग करके देखना क्या वो आता है कि नहीं। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान से करना क्वेश्चन को। ठीक है, बात समझ आ गई कैसे कर सकते हो उसको। चलो बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉयडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, रेडियस और नन ऑफ दिस। तो एक टॉरॉयड क्या होता था, टॉरॉयड कुछ इस टाइप का शेप होता था, है ना, और इसमें से जब आप ऐसे करंट फ्लो कराते थे, ठीक है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता था, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो इसके अंदर बनता था सिर्फ, है ना, इसके अंदर से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये होता था हमारा ब्लू कलर जो बनाया वो बनाया हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कह रहा है ये किस पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कह रहा है ये किससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं करता, क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। क्या ये करंट पे डिपेंड करता है, हाँ करंट पे डिपेंड करता है। क्या ये रेडियस पे डिपेंड करता है ना। अब बात आती है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यह दो टाइप की रेडियस है, देखो कौन कौन सी रेडियस है। एक तो रेडियस है आप इसको बोलोगे ये रेडियस है इसका, है ना, ये रेडियस इसे बोलोगे, ये भी एक रेडियस है, इसको बोला मैंने स्मॉल आर। और एक रेडियस क्या होगा, अगर ये इस टाइप के फॉर्म में बन रहा है तो इसका भी तो अपना कुछ रेडियस होगा, इसको मैंने बोला कैपिटल है ना। अगर ये स्प्रिंग का भी तो अपना कुछ रेडियस होता है। ठीक है, तो इसी ये बात क्या कर रहा है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि किससे डिपेंड होता है। तो ऐसे कहा जाए तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कहोगे, अभी मैं क्या मांगे चल रहा हूँ, अगर हम इस पर भी ये सोचे चले कि वो इसकी बात कर रहा है ना, स्मॉल आर की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ये भी होता है, देखो एक म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, है ना, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब ये बात नहीं कहा गया है कि ये रेडियस किसकी रेडियस पूछी जा रही हो, है ना। तो अगर मैं अभी ये लेके चलूं कि ये इस रेडियस की बात कर रहा है ना, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर होता है ना। अगर स्मॉल आर की बात कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर होगा। अगर वो कैपिटल आर की बात कर रहा
तो वो आर पे डिपेंड करता है, कैपिटल आर पे डिपेंड करता है, लेकिन स्मॉल आर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये रेडियस कौन सा है इसमें कुछ था फर्क नहीं क्या है, तो मैं भी इसे ही सही मान चल रहा हूँ। इसे मैं अगर मैच मान के चल रहा हूँ कि अगर उसने इसकी बात की है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमसे ये पूछा जाता है ये स्मॉल आर के बारे में, क्या कि इस स्मॉल आर पे डिपेंड करता है, नहीं करता है ना। तो मैं इसी इसी को मैं मान के चल रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे में स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने रेडियस के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है इसलिए। ठीक है, बात समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर याद रखना ये स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है हमारा। ठीक है, स्मॉल एन। कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन पर। अब 19 नहीं कर रहा है, लिख रहे हैं ए चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज्ड। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और कह रहा है कि अगर इस पर एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है ना, मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे इंटर करता है इस पे, है ना, चार्ज कहता है पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम जाएगा ऊपर, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज करती है, हाँ वेलोसिटी चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। क्या स्पीड चेंज करेगी? नहीं, स्पीड चेंज नहीं करेगा। स्पीड डज नॉट चेंज, है ना, स्पीड चेंज नहीं करती है, वेलोसिटी चेंज करती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से इंटर किया है तो वो 5 मीटर पर सेकंड से ही घूमता रहेगा। लेकिन सिंस वो, तो आपको पता है कि अगर वो कभी भी अगर इस पाथ में घूम रहा है, मतलब उसका हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। क्योंकि वो अगर आगे जाता तो अगर वो सिर्फ आगे जा रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो घूम रहा है तो उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए बोलते हैं वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि एम इंटू वी होता है मोमेंटम, वो भी चेंज होगा। ठीक, और वेलोसिटी भी चेंज होगा। ठीक है, तो क्या चेंज होगा कभी भी, इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिख रहा है कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बोलते हैं मूविंग फोर्स, या फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में बात करा जाएगा तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना, इसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, इसे भी बोलते हैं। अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में दिया है तो Q इंटू वी क्रॉस क्यू को बोलेंगे, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उस पर कैसा फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स लगता है, यानी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना, याद रखना। मैग्नेटिक फोर्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, नहीं आता है। कभी पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या थर्ड लॉ को ओबे करता है, नहीं ना, बी नंबर याद रखना इसका। मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को कभी भी फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जल्दी कहते हैं डू नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को ओबे नहीं करता है। ये सही है, बाकी सब गलत है। 22 करा है ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, करंट कैरिंग एलिमेंट पे फोर्स लगने वाले फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है जब भी कोई करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करता है। इसको लिख सकते हैं हम आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, एफ मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री, है ना। यानी जब थीटा 90 होगा उसमें फोर्स क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, और इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होती है आई इंटू एल इंटू बी, है ना। और ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 23, लिख रहा है ए प्रोटॉन इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड
of 5 Tesla with velocity 4 into 10 to the power 7 meter per second at right angle field, the magnetic force acting on the proton equal to। देखो कितना क्वेश्चन पूछा गया आपसे फोर्स के बारे में। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी बी साइन थीटा। हाँ, इसी पे क्वेश्चन डायरेक्टली है, बस पुट कर जाना है। कह रहा है राइट एंगल पे, राइट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू पर, तो फोर्स लगेगा ओनली क्यू वी बी। अब वैल्यू पुट कर जाओ। क्यू की वैल्यू गिवन, चार्ज ऑन प्रोटॉन गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक, वेलोसिटी गिवन है कितना 4 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 टेस्ला। ठीक है, अब क्या करना है, सब करके बस सॉल्व करना है। कितना आएगा, तो इस पूरे को रख के अगर सॉल्व करो तो हो जाएगा आपका 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। हाँ, मैं बताऊँ से सॉल्व करके, बाकी आप इसको पूरा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और मिल सकते हो चाहो तो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान से करना, कैलकुलेशन एक बार चेक करना फिर से कि सही है या नहीं। 24 नंबर कह रहा है टू थिन लॉन्ग पैरेलल wire separated by a distance q d carry a current of I ampere in the same direction। ठीक है, तो क्या कर दो कि कैसा करंट वायर, पैरेलल वायर है और दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है और डिस्टेंस कितना है डी है, तो इनके बीच फोर्स क्या लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये लग सकता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 बाई डी, तो म्यू नॉट आई, दोनों करंट आई आई है, तो म्यू नॉट आई इंटू आई डिवाइड बाई 2 बाई डी, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बाई डी। और जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो कैसा फोर्स लगता है उसमें, अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्ट करेगा, और किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 बाई डी, यानी ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 बाई डी। ठीक है, एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम याद करके जाना फॉर्मूला, उस पर छोटा कंसेप्ट हमेशा याद करके चलना है आपको। आज करते हैं क्वेश्चन 25 के बारे में। 25 का क्वेश्चन नंबर कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता था याद होगा आपको, इसे हम बोलते थे सोलेनॉइड। कैसे बोलते नहीं, इसे बोलते सोलेनॉइड। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होता है हमेशा 0, और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रांग होता है अंदर। स्ट्रांग यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है और यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म, बाहर 0, अंदर स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म। और इसकी वैल्यू कितनी होती है इनसाइड में, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, जहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या ऐसा बात करो म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइड बाई एल इंटू आई। ठीक है, एल हो जाएगा इस पूरे की लेंथ एल, और एन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमसे बस कंसेप्चुअल पार्ट पूछा गया है, फॉर्मूला नहीं पूछा गया, तो कैसा फील्ड बनता है हमेशा, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 26 लिखा है टू लॉन्ग वायर ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन विल बी। वही बताया था फॉर्मूला पहले कुछ देर पहले, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी। म्यू नॉट की वैल्यू होती है, बताया था 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, याद रखना हमेशा। ठीक है, I1 I2 का है दोनों सेम करंट फ्लो कर रहे हैं, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर, दोनों 1 1 एम्पियर है, डिवाइड बाई 2 पाई डी, डिस्टेंस कितना है लिखा है वो भी 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, फोर्स है ना, तो न्यूटन पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, छोटा छोटा न्यूमेरिकल था, बस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, खुद से करना है ना, बस मेरे वीडियो को लेक्चर देख के कुछ नहीं मिलेगा, पीडीएफ को देख के कुछ नहीं मिलेगा, खुद से वीडियो को देखो, सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करो क्या आपका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से सारा कैलकुलेशन करना है। बात करते हैं क्वेश्चन 27 में लिखा है 1 गॉस इज इक्वल टू, है ना, 1 गॉस, गॉस किसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला किसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो किसके इक्वल होता है ये पॉइंट याद रखना।
तो याद रखना 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, तो 1 गॉस किसके इक्वल होगा, तो 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। फॉर्मूला पे है ना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, याद रखना है ना। गॉस क्या होता है, गॉस होता है हमारा, गॉस को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। और टेस्ला क्या होता है, टेस्ला होता है हमारा एसआई यूनिट। और ये इन दोनों में रिलेशनशिप है, याद रहेगा अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 28 लिखा, नो फोर्स एक्ट ऑन चेंज, नो फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज, है ना, चेंज नहीं, ये चार्ज है, फायर्ड थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है फोर्स की का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, किसी भी चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड से इंटर करता है। तो कह रहा है फोर्स जीरो कब होगा, फोर्स जीरो तब कब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी। साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू में था जीरो हो, पाई हो या 2 पाई हो, ऐसा हो, तभी क्या होता है, तभी वो फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन सा, जीरो थीटा, 0 पाई और 2 पाई में कौन सा एंगल दिया आपको, यहाँ पर पाई दिया, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 29 लिख रहा है, ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन। करंट कैरिंग लूप है ना, करंट कैरिंग लूप का मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क पे लगने वाला करंट कैरिंग, तो फॉर्मूला था NIA×B, याद है, NIA/B साइन थीटा, ये होता था टॉर्क पर लगने वाला फोर्स, मतलब एक करंट कैरिंग लूप पर लगने वाला फोर्स। मान लो अगर ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें से मान लो करंट फ्लो कर रहा है I, इसका जो एरिया है पूरा वो मान लो A है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, और इसमें कितने टर्न्स बने हुए, ऐसे टर्न्स, ऐसे n टर्न्स बने हुए, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, NIA/B साइन थीटा। कह रहा है कि टॉर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, तो एरिया ऑफ पे डिपेंड करता है, हाँ ए पे करता है, वैल्यू ऑफ करंट आई पे भी करता है, क्वेश्चन में दिख रहा है, बी पे करता है, हाँ बी पे भी करता है, तो सब पे तो करता है, बोला किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो नन ऑफ दिस, नहीं सब पे करता है, तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिस पे वो डिपेंड ना करे, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे हमसे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और ऑप्शन में जितना ए बी सी दिया है सब पे डिपेंड करता है, पूछा था नहीं करता है तो कोई नहीं है इसमें से। 30 मैंने बताया था, बताओ, एक प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V वर्सेस टाइम R फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर, मैंने बताया था आपको लेक्चर दिखाना है थिक वायर ला, एक लेक्चर, अगर वायर थिक है जिसकी डिस्क अगर R है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैंने पूछा था एक पॉइंट A पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और पॉइंट C बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन सभी की मैंने बताया था कैसे डिपेंड करता है। तो ग्राफ में कुछ बताया था कैसे, पहले इंक्रीज करता है लिनियरली, उसके बाद इनवर्सली, यानी पहले अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर करता है B की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, ऐसे डिपेंड करता है, याद रहेगा ये ग्राफ, है ना। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, जब R की वैल्यू कैपिटल R होती है, मतलब जब इसके रेडियस के इक्वल हो जाता है, तब क्या होता है, तब हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो ये ऑप्शन पूछा जाएगा बी, है ना, ये क्वेश्चन नीट का भी क्वेश्चन है, 2021 या 22 में आया क्वेश्चन है, याद रखना इसका नेचर, याद रखना हमेशा। आते हैं क्वेश्चन 31 में, लिखा है टू अल्फा पार्टिकल हैविंग रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी एज 3:2 ऑन एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर पाथ। क्या दो अल्फा पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं, और दोनों अल्फा पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है ना, मतलब उनका वेलोसिटी का रेशियो अलग अलग है, यानी एक का वेलोसिटी और दूसरे का वेलोसिटी का रेशियो 3:2 है, तो बताओ उनके रेडियस का रेशियो कितना होता है। तो R इक्वल टू होता है पता है mv/qb। कह रहे दोनों अल्फा पार्टिकल है, तो उनका मास भी सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा, यानी m और q क्या होगा, m एंड q आर सेम, जो सेम है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, कह रहा है कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तो b भी सेम हो गया एंड b आर सेम, सब कुछ सेम हो गया, तो दिस इंप्लाइज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट मीन्स R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, V1/V2, और V1/V2 का रेशियो कितना था, 3:2, दिस इंप्लाइज R1 और R2 का रेशियो भी क्या होगा, 3:2 ही होगा,
यानी करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। सेम होता है हाँ, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है जो रेशियो उसके वेलोसिटी का होगा वही रेशियो उसके रेडियस का भी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 32 लिखा है डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। यस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप फॉलो करती है ना। अगर स्ट्रेट पाथ हुआ करंट तो मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा, तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर रेड कलर हमारा अगर करंट को शो कर रहा है तो। ठीक है, याद रखना हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, यह होगा करेक्ट ऑप्शन, यस हमेशा बनता है ऑलवेज। एंड 33 है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है करंट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज शोन इन द फिगर इन विच केस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फ्रेम इज जीरो। ठीक है, याद रखना एक पॉइंट पॉइंट बताता हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे हमेशा। एक ट्रिक याद रखना, हमेशा बताता हूँ, ये प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। अगर कोई भी लूप हो ऐसा है ना, कोई पाथ हो, अगर करंट एक साइड से इंटर करे और कहीं दूसरे साइड से अगर करंट बाहर आ जाए, है ना, करंट यहाँ से इंटर किया दूसरे साइड से करंट बाहर आ रहा है, दैट मीन्स करंट जिस पाथ पे जाएगा यहाँ से वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ से ये एक पार्ट में चला जाएगा, I1 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा फिर से वो I2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोनों मिलकर I बन जाएगा। तो इसके सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। लूप के चलते ना, कंप्लीट लूप होना चाहिए, कंप्लीट लूप पे चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हमेशा जीरो। क्यों बता रहा हूँ, देखो करंट इंटर कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट निकल जा रहा है, ये भी एक लूप बना, ये बना, यहाँ भी एक लूप बना, यहाँ भी एक लूप बन रहा है, करंट इंटर कर रहा है, और यहाँ भी एक लूप बन रहा है, एक साइड से इंटर कर रहा है, एक साइड से करंट निकल जा रहा है। तो इस लूप के चलते तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। कहाँ, सेंटर पे। सेंटर कहाँ, मतलब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो ऑलवेज। हमसे पूछा कहां पर जीरो नहीं होगा, किस केस में, तो लूप पे चलते तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब कैसे चेक करें, तो मैंने बताया था कि अगर कभी भी करंट के डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट P चूज करोगे तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है ना। अगर करंट आ रहा है, अगर करंट ऐसे आ रहा है और उसके पाथ पे अगर कोई पॉइंट P पे अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हमेशा होता है, जीरो। दूसरा ट्रिक याद रखो, है ना। अब देखो कि जो पहले वाले क्वेश्चन में करंट आ रहा था I, क्या उसको अगर आगे बढ़ाओगे तो इस पॉइंट पे मिल जाएगा सेंटर पे, जो करंट निकल रहा है क्या उसको भी पीछे बैक लगो तो इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन दो वायर के चलते भी जीरो, है ना, जो मैंने रेड से बनाया वायर, इन दो के चलते भी करंट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो। तो इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जीरो होगी। ठीक, बी केस में देखते हैं, लूप के चलते तो हमारा जीरो आ गया था, मैंने पहले बताया था। अब देखते हैं इस वायर के चलते, यानी जो करंट नीचे से इंटर कर रहा है, इस करंट को अगर आगे बढ़ाओगे ऐसे लाइन से तो पॉइंट इसके पीक पर, ये इसकी लाइन में ही आ गया। जो करंट बाहर जा रहा है उसको भी अगर पीछे ट्रेस करोगे तो वो भी लाइन पे आ गया, पी पॉइंट पे आ गया, सेम पॉइंट सेंटर पे। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो। ठीक, थर्ड केस देखते हैं, क्या थर्ड केस में ऐसा हो रहा है, नहीं। थर्ड केस में करंट ऐसे आया और करंट निकल गया। ठीक है, इसके पाथ में कभी भी ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट कभी भी इसके पाथ पर आया है, नहीं आया है, यानी यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। किसके चलते, स्ट्रेट वायर के चलते। लूप पे चलते तो सब में जीरो है, लूप पे चलते सब में जीरो, पूरा प्रूफ होता है, प्रूफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला है, नहीं आता है इतना। ठीक है, जीरो होता है लूप के चलते, लेकिन स्ट्रेट वायर के चलते वो चेक करते हैं कैसे, कि वो पॉइंट देखो उस वायर के पाथ में ना आ जाए। ठीक, इसमें इसमें होगा कि नहीं होगा, अब देखोगे बोलो सर इसमें होगा कि नहीं होगा सर, अब ये तो इसके पाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। क्यों, कि देखो ये करंट आएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट ऐसे चला जाएगा करंट, ठीक है, और एक पार्ट ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, और अगर आई करंट आ रहा है तो आई करंट बाहर से आएगा। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले चलते अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तो नीचे चलते का मैग्नेटिक फील्ड अगर बी आ रहा है और कैसा आएगा, डॉट, मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर जो करंट बहा उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, उसकी उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी क्रॉस। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक बाहर और एक अंदर, इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेट बी पर जीरो। बहुत बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब कम चांस है कि एग्जाम में पूछा जाए, आएगा तो हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर, था हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट जो लास्ट ईयर मॉडल पेपर में आए थे। इस साल भी क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जो मॉडल क्वेश्चन है उसको भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे।
मॉडल पेपर का जो भी सोल्यूशन होगा वो हम आपको बताने वाले हैं यूट्यूब पे, सब कुछ बताएंगे, डिटेल सोल्यूशन बताएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, है ना। तो ठीक है, बाकी लोग जो नए लोग एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको हम लिंक दे देंगे, इस लिंक से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।